हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू शर्मा फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ। हमने जहां से अपनी क्लास छोड़ी थी विटामिन ई से, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया विटामिन कितने तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, ठीक है। विटामिन ए पढ़ाया, विटामिन बी पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। वैसे तो सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम विटामिन नहीं लेंगे तो बहुत सारी तकलीफ हो सकती है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी आंखें ठीक नहीं रहती, हमारी स्किन ठीक नहीं रहती, हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, हाँ, हमारा जो है ढंग से ग्रोथ नहीं होती, ढंग से डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन की कमी के कारण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन ई क्या होता है, किस तरीके का फंक्शन होता है। हम बिल्कुल वही अप्रोच अपनाएंगे अपना कि विटामिन ई का फंक्शन क्या है, इसका काम ये है, इसके अंदर इतनी डोसेज होनी चाहिए, इतनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, और अगर इसकी कमी हो गई है तो इससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं विटामिन ई। डिस्क्रिप्शन, विवरण, यानी कि फैट सोल्यूबल होते हैं। मैंने आपको बताया था जल में घुलनशील, जल में घुलने वाले, कौन से थे? दो ही विटामिन थे, विटामिन बी और विटामिन सी, और जो बच गए यानी कि ए, डी, ई, के, वो सारे वसा में घुलनशील वाले विटामिन थे, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट जो हैं, जो हम साल दर साल, दिन पर दिन, जो हमारी एज बढ़ रही है, एज के साथ हमारी जो है हमारी बॉडी में कई चेंजेस आते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी की आंखें, हमारी मम्मी का फेस वैसा नहीं है जैसा हमारा है। क्यों? क्योंकि एज के साथ चीजें बदलती हैं, एज के साथ बॉडी भी चेंज होती है, ठीक है। एज के साथ झुर्रियां आ जाती है, रिंकल आ जाते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस एजिंग के प्रोसेस को धीरे करने में, ठीक है। अगर एंटीऑक्सीडेंट हम अपनी डाइट में लेते हैं तो हमारे फेस पे झुर्रियां, रिंकल्स बहुत कम टाइम बाद दिखते हैं। तो प्रॉपरली हमें इसका इंटेक करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये रिड्यूस करते हैं एनर्जी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ये केमिस्ट्री की टर्म है, केमिकल रिएक्शन में, यानी कि जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो ये फ्री रेडिकल की एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। ये स्टॉप करते हैं रेडिकल फ्रॉम फॉर्मिंग इन द फर्स्ट प्लेस। फ्री रेडिकल जब फॉर्म हो जाता है तो दिक्कत करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को करवाने में। जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो ये भी बताऊंगी कि फ्री रेडिकल क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं, क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल में विटामिन ई का काम होता है, ठीक है। ये जो है इंटरप्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस को और डैमेज करता है फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। जो फ्री रेडिकल बॉडी में बन जाते हैं वो इंटरप्ट करते हैं हमारे बेसिक फंक्शंस के साथ, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स को रोकता है बनने से, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है। इनका क्या कार्य है हमारे शरीर में? हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई के क्या फिजियोलॉजिक फंक्शंस हैं, यानी कि क्या क्रियाएं करता है, किन किन क्रियाओं में ये मदद करता है, ठीक है। वो है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन को और फैट सोल्यूबल पार्ट्स को बॉडी के ऑक्सीडेशन से। हमारी सेल मेम्ब्रेन का जो ऑक्सीडेशन हो, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो घुल कर खराब हो जाती है, ठीक है। ये उस ऑक्सीडेशन को रोकता है। किसके ऑक्सीडेशन को? सेल मेम्ब्रेन के ऑक्सीडेशन को और फैट सोल्यूबल पार्ट्स यानी कि लिवर और फैटी टिश्यूज, ठीक है। इन दो चीजों के और भी जो बाकी फैट सोल्यूबल हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको उनके ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है। ये रिड्यूस करता है हार्ट डिजीज के रिस्क को।
हार्ट डिजीज कौन सी, सीओपीडी हो गई, ठीक है, और हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीजें, इन सब चीजों को इन सब चीजों को कम तो नहीं किया जाता, क्योंकि कभी कभी ये सडन भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनली कभी भी किसी को भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, किसी भी तरीके से। लेकिन विटामिन ई अगर हम लेंगे तो ये जो विटामिन ई है हमारे हार्ट डिजीजेस की, हमारे जो दिल में ये सारी चीजें हो रही होती हैं, स्ट्रोक, अरेस्ट, ये सारी चीजें हो रही होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है कुछ हद तक, ठीक है। तो ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे पेरेंट्स के लिए। हमारे पेरेंट्स के जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है वैसे वैसे ये चीजें ज्यादा होती जाती है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक स्ट्रोक हो गया, थोड़ी सी टेंशन की वजह से, तो हमारे पेरेंट्स को ये जो है विटामिन ई ज्यादा इनटेक करना चाहिए, ठीक है। ये जो है डिस्करेज करता है डेवलपमेंट ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर। ये विटामिन ई हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में कैंसरस सेल फॉर्म हो ही ना, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ही, मतलब अगर होंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स जो बनते हैं, लेकिन ये उसकी प्रोबेबिलिटी कम कर देता है, ठीक है। ये प्रमोट करता है नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट, यानी कि हमारी ग्रोथ सही से हो रही है, स्मूथली हो रही है, ठीक है। ये प्रमोट करता है नॉर्मल आरबीसी के फॉर्मेशन को, आरबीसी की फॉर्मेशन को विटामिन बी2 भी प्रमोट कर रहा था, ऐसे ही विटामिन ई भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये एक्ट करता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की तरह, ये एक्ट करता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। ब्लड क्लॉट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। आप सबको पता है कि थोड़ी सी चोट लग जाती है, अगर थोड़ी सी खरोच लग जाती है तो भी उस जगह पर वो हमारे फाइबर्स बन जाते हैं, वहां पे उसको हिंदी में खुरंड बोलते हैं, वो चीज आ जाती है, ठीक है। तो वो क्यों आती है, वो किस वजह से उसकी क्रिया ज्यादा बढ़ सकती है उस चीज को, क्योंकि वो चीज अगर नहीं होगी, अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो खून बहता रहेगा, खून बहता रहेगा तो इंसान आखिर में मर जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि ये डिजीज हीमोफीलिया, इसके अंदर क्या होता है, ये जेनेटिक डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है क्लॉट होता ही नहीं है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, जनरेशन टू जनरेशन ये डिसऑर्डर पास होता है, ठीक है। लेकिन जिनको ये जेनेटिकली डिसऑर्डर नहीं है वो ये चीज वो क्षमता को बढ़ा सकते हैं, सही कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वो प्रोसेस हो, उसके लिए विटामिन ई का लेना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि बॉडी की एबिलिटी टू प्रोसेस ग्लूकोज बनाने की क्षमता और ग्लूकोज को प्रोसेस करने की क्षमता को बढ़ाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, वुंड हीलिंग भी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जहां भी हमारी चोट लग जाती है वहीं पे क्लॉट हो जाता है, तो अगर हम विटामिन ई प्रॉपर लेंगे तो वो क्लॉट सही तरीके से बनेगा, यानी कि देर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या हम बोलते हैं, वुंड हीलिंग के प्रोसेस को ये हेल्प करता है। अब आता है इसके सोर्सेज पे, व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं के जो सीड का ऑयल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, नट्स और सीड्स में होता है। नट्स हो गए, ये देखो यहाँ पे दिखा रखे, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, इन सब में। होल ग्रेन्स में होता है, एग योक में होता है, यानी कि एग के येलो पार्ट में होता है, येलो पार्ट वो होता है एग योक। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, हरी सब्जियों में होता है, घिया, तोरी, जिन चीजों से बच्चे दूर भागते हैं, हम लोग नहीं खाते, हम लोग बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन हरी सब्जियां, फल, इन सब चीजों में ये होता है। हरी सब्जियां जैसे पालक हो गई जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और इनको हमें अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही करें, ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। बाहर का खाना खाना है, हमारी उम्र ऐसी है, खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलता रहे, हमें अब एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। हर चीज में अगर बैलेंस होगा ना तो ही वो चीज सही रहती है। एक्सेस भी ज्यादा बुरा हो जाता है और कमी भी बुरी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको विटामिन के केस में बताया, ठीक है।
अब हम देखते हैं डोसेज कितनी मात्रा होनी चाहिए चिल्ड्रन में, जो बिल्कुल नवजात शिशु में जो होता है से 12 महीने के बच्चों में 3 से 4 mg यानी कि 9 से 12 IU, 1 से 7 साल में 6 से 7 mg, 11 से 18 8 mg, मेल्स में 18 प्लस जो होते हैं उनमें 10, फीमेल जो 18 प्लस होती हैं उनके अंदर 8, प्रेग्नेंट लेडीज को ये ज्यादा लेना चाहिए और लैक्टेटिंग मदर्स उनको भी ज्यादा लेना चाहिए नॉर्मल फीमेल्स से। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें तो वैसे भी न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनका आधे से ज्यादा न्यूट्रिशन तो जो उनके पेट में फीटस बन रहा है, बच्चा पल रहा है, वो चीज वो ले लेता है। ठीक है, इसीलिए उस दौरान प्रेग्नेंट लेडीज को न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है। ऐसे ही विटामिन ई भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही विटामिन बी इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिएगा कि अगर विटामिन बी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, डिफेक्ट भी हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट यानी कि जन्म से कोई भी डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं आपको रिकॉल कराती रहूंगी पिछली चीजें भी ताकि आपको याद रहे, बट आपको भी साथ साथ रिवाइज भी करना चाहिए जो भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेशक कम पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो कि आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि आप पूरी बुक खोल के बैठो कि आज मैं पूरी बुक कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। उतना पढ़िए जितना आपके दिमाग में रिटेन रहे, जितना आपको याद रहे। ठीक है, जितना आपको समझ आए। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आया, दिमाग में सारा मिक्सअप हो गया, हौच पौच हो गया, उसका कोई फायदा ही नहीं रहा फिर पूरी बुक को पढ़ने का, फिर आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। तो क्वालिटी स्टडिंग करना है, आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। ठीक है, क्वालिटी स्टडी करनी है, बेसिक इंपॉर्टेंट करने हैं, बेसिक आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। सिलेबस, एक तो सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए, सिलेबस आपको देखना चाहिए। ठीक है, कि ये सिलेबस में है, इस तरीके का क्वेश्चंस देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए थे तो मैं इसी तरीके से अपनी तैयारी करूंगा। ठीक है, और स्ट्रैटेजी अप्रोच यही अपनानी चाहिए कि आपके बेशक सोर्सेस कम हो। ठीक है, बेशक आप 2 बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपसे अगर कोई उसमें से कुछ पूछ ले तो आपको हमेशा वो चीजें याद रहे। ठीक है, तो बेशक आपके सोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन आप उन सोर्सेज को बार बार रिवाइज करें। आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीजें और पक्की होती जाएंगी, पक्की होंगी तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन में जाके। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। यूपीएससी में आपने देखा होगा, इस साल तो सारे बच्चों को शौक लगा है कि भाई मतलब इस पूरा स्टैटिक पोर्शन क्यों पूछ लिया, सब कुछ मतलब कुछ भी करंट नहीं आया। तो ये तरीका है, यूपीएससी जो है अनप्रिडिक्टेबल है। हम बता ही नहीं सकते कि वो इस टाइम कौन सा क्वेश्चन सोच रहा होगा पेपर में डालने के लिए। ठीक है, और अभी प्रीलिम्स में जो है पूरा स्टैटिक पोर्शन आया है, मेंस में देख लीजिएगा सारे करंट के क्वेश्चंस आएंगे, सारा। तो मेंस में हाथ पैर फूलने वाले बच्चों के, क्योंकि ये तो फिर भी जो पोर्शन थे इजी था ये इस वाला, बट मेंस में हाथ पैर फूलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, सही अप्रोच के साथ करिएगा, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिएगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है बेसिक्स, ठीक है, वही ऐसा बोला जाता है कि एनसीईआरटीज आपको साइंस की ही नहीं हर सब्जेक्ट की एक बार तो रीडिंग मार लेनी चाहिए, चाहे बेशक आप उसको दोबारा पढ़ें ना पढ़ें, अपने नोट से ही पढ़ें, लेकिन एक बार रीडिंग एनसीईआरटीज की जरूर ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने विटामिन में कि अगर हम एक्सेस ले लेते हैं, एक्सेस ऑफ विटामिन ई ले लेते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है। लैक ऑफ वाइटलिटी, लिथार्जी, हमेशा हम थके थके रहेंगे, हमेशा लेजी रहेंगे, लेजीनेस। एपैथी, मतलब हमारा माइंड सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता इमोशनल चीजों को। ठीक है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता हमारा माइंड। मसल वीकनेस, हमारी मसल जो वीक होती हैं वो किस वजह से होती है कि हम विटामिन ई जो है उसको प्रॉपर ले नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी डेफिशिएंसी से क्या दिक्कत हो सकती है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नर्व यानी कि ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनीमिया यानी खून की कमी, खून की कमी, खून की कमी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आता है। आप यूपीएससी दे रहे हैं, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे होंगे उसके साथ साथ, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि खून की कमी विटामिन ई की वजह से होती है, अनीमिया, अनीमिक लोग। रेटिनोपैथी, इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जब कोई भी बाहर का वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करता है, बॉडी के अंदर आता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, तुरंत रिस्पॉन्स करता है, तुरंत एंटीबॉडी बनाता है। तो ये क्या करता है, अगर आप विटामिन ई ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, विटामिन ई अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, तो ये उस इम्यून रिस्पॉन्स को, उस जो रिस्पॉन्स उस टाइम होना चाहिए, उसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर जब वो वायरस एंटर हुआ है, उसको धीरे कर देता है, उस क्रिया को धीरे कर देता है, ठीक है, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो हमें जो है इन्फेक्शंस, जो बहुत सारे इन्फेक्शंस होते रहेंगे। ड्राई स्किन, ड्राई स्किन जो है वो डेफिशिएंसी से होती है। अब आता है विटामिन सी, प्यारा सा विटामिन सी। विटामिन सी बहुत प्यारा होता है, और बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के लिए। इस कोरोना वायरस के टाइम पर आपने देखा होगा लोग इस चीज पे जोर देते हैं कि विटामिन सी ज्यादा लो, विटामिन सी ज्यादा लो, जब हम सभी लॉकडाउन के अंदर थे, कि विटामिन सी ज्यादा लो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, फ्रूट्स खाओ, ऑरेंज, लेमन्स, ये सारी चीजें। तो ये चीजें क्यों बोली गई, क्योंकि विटामिन सी जो है इम्यून सिस्टम के लिए कारगर साबित हुआ, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम कोरोना, अगर भाई भगवान ना करे कि कोई इफेक्ट हो, मेरे हिसाब से अभी जितने केसेस हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई इफेक्ट भी हो जाता है और उसके अंदर प्रॉपर है विटामिन सी की मात्रा, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो जल्दी रिकवर कर जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में प्रेजेंट होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया और कुछ ट्यूमर सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमारी एजिंग को रोकने के में काम आते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है कि ये वाटर सोल्यूबल होता है। मैंने आपको बताया दो ही वाटर सोल्यूबल हैं, बी और सी, जो बाकी बचे हैं वो वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। फिर आते हैं इनकी क्रिया क्या है हमारे शरीर में, फिजियोलॉजिक फंक्शंस। विटामिन सी के क्या क्या फंक्शन है हमारे शरीर के अंदर, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि विटामिन ई है, विटामिन ई जो होता है वो भी फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देता, कम करता है फ्री रेडिकल्स के बनने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही विटामिन सी भी फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि फ्री रेडिकल्स रिएक्शन को होने नहीं देते, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को होने नहीं देते बॉडी में, ठीक है। हेल्प करते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू में, हमारी बोन्स को होल्ड करने में एक साथ, कोलाजन, ठीक है, यानी कि बोन्स को टाइट रखने में, मसल को टाइट रखने में, स्किन को टाइट रखने में विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। ये हेल्प करता है हीलिंग ऑफ वुंड में। विटामिन ई भी सेम काम कर रहा था। ये हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, आयरन को एब्जॉर्ब करने में, आयरन इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। ये हेल्प करता है हमारे गम्स को हेल्दी रखने में। गम्स मतलब दांत, जो हमारे जबड़ा, दांत, हमारा पूरा ये टूथ कैविटी होती है, गम्स को हेल्दी, जो हमारे गम्स होते हैं दांत के यहाँ पे गम्स, उनको हेल्दी रखने में। कई बार ऐसा देखते हैं कि सेंसिटिविटी होती है, भाई कुछ भी ठंडा खा रहे हैं, कुछ भी गर्म खा रहे हैं, वो लग रहा है, खून आ रहे हैं गम्स के अंदर से, तो वो डेफिशिएंसी से होते हैं विटामिन सी की। ये हेल्प करता है फाइट इन्फेक्शंस में, फाइट टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीजेस, ये प्रिवेंट करता है कैंसर की फॉर्म्स। तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि विटामिन के ऑलमोस्ट फंक्शन सेम सेम से ही है। कैंसर प्रिवेंट करता है, हार्ट डिजीज प्रिवेंट करता है, ठीक है, और
इन्फेक्शन से हेल्प करता है फाइट करने में, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है। तो कुछ कुछ चीजें जो अलग हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है, बाकी चीजें एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है कि विटामिन ये काम कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, इतने तरीके इतने टाइप्स के विटामिन है। तो एक आपको माइंड में जब आप क्वेश्चन आएगा तो क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये तो विटामिन के बारे में था। बस यही अप्रोच अपनानी है, यही अप्रोच के साथ हम अपना पेपर क्लियर कर जाएंगे। आप डरिएगा मत, साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं डोसेज। मेन को 60 मिलीग्राम, वुमेन को 60 मिलीग्राम। प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा लेना चाहिए विटामिन सी, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो दवाइयां नहीं ले सकती जब महिलाएं गर्भवती होती हैं। तो विटामिन सी अगर वो लेंगी तो वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखेगा, मतलब वो इन्फेक्शन से बचाएगा उनको, ठीक है। चिल्ड्रन को 45 mg पर डे। अब अगर हमने ज्यादा ले लिया, ज्यादा मात्रा में अगर हमने विटामिन सी ले लिया तो उससे क्या होता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, लूज मोशंस हो जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट में दर्द होता रहता है, ठीक है। रिबाउंड स्कर्वी, रिबाउंड स्कर्वी, स्कर्वी जो एक डिजीज होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, वो दोबारा आ जाती है। टैबलेट्स नहीं खानी चाहिए हमें, क्योंकि वो टैबलेट्स हमारी टीथ को हार्म करती हैं, और जो हम च्यू करके टैबलेट्स खाते हैं उनको टीथ को हार्म करती हैं विटामिन की। सोर्सेस क्या हैं सबको पता है, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि ऑरेंज, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, संतरा, मौसमी, नींबू, ये सब सोर्सेज हैं विटामिन सी का मेनली। ब्लैक करंट्स, ब्लैकबेरीज होंगी, टमाटर हो गया, पटेटो हो गया, हरी मिर्च, कैबेज, गोभी हो गई, जैसे कि ये रही। सिट्रस फ्रूट, ग्रीन पेपर्स, मतलब हरी मिर्चियां जो होती है, स्ट्रॉबेरी, टमाटोज, ब्रोकली, पटेटोज, ठीक है, जितनी भी बेरीज होगी, स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, ये सब चीजें विटामिन सी में रिच होती हैं। हमें अपनी जो डाइट है उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये विटामिन सी हमें विटामिन सी से रिच बॉडी बनाती है, ठीक है। और अगर विटामिन सी से रिच होंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। अब आते हैं इसकी डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से वेट लॉस होता है, फटीग होता है, जॉइंट पेन होता है। वेट लॉस होगा, फटीग होगा, मतलब हमेशा थका थका सा महसूस करेंगे, जॉइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द रहता है, ठीक है। स्कर्वी, ब्रूइजिंग इजीली, ब्लीडिंग गम्स। स्कर्वी मतलब इजीली हमारा अगर कोई भी ऐसे खरोंच लग जाए, कहीं भी ऐसे खरोंच लग जाए दीवार से, तो इजीली हमारा ब्लड निकल आना, उसे बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। इजी ब्रूजिंग जिसे बोलते हैं, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। अगर हम विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो इजी ब्रूजिंग रहेगी हमारी, जल्दी जब भी खरोंच लगे तभी खून आने लग जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स, दांतों में से खून आना, जैसे यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। टेंडेंसी फॉर बोन्स टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर जल्दी होगा, बोन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। रिड्यूस रेजिस्टेंस टू कोल्ड इन्फेक्शन। विटामिन सी का मेन काम ही यही है कि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हम विटामिन सी नहीं ले रहे, विटामिन सी नहीं लेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होगा, हमें इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी होगा, हमें बहुत जल्दी जुकाम हो जाएगा, हमें बहुत जल्दी वायरल फीवर हो जाएगा, और भी बहुत तरीके के जो कोल्ड और इन्फेक्शन होते हैं, हमें वो सारी चीजें बहुत जल्दी पकड़ेगी हमारी बॉडी, एज कंपेयर टू उन लोगों से जिनके पास विटामिन सी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड फ्रैक्चर्ड बोन, यानी कि जब हमें कभी भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारी किसी की बॉडी जल्दी कर लेती है उसको ठीक, किसी की बॉडी को टाइम लगता है। तो किसी की बॉडी को टाइम क्यों लगता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की कमी है, ठीक है। धीरे धीरे हील होगा, धीरे धीरे ठीक होगा, कोई भी वुंड अगर हो जाता है तो, कोई भी अगर घाव हो जाता है तो। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में तो आप सबने देखा, पर आप सबको पता है कि सन से डायरेक्ट अगर मतलब हमारी बॉडी तो इसे बनाती नहीं है, नए सन से डायरेक्ट अगर हम खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, सनलाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, तो हमारी बॉडी तुरंत विटामिन डी को प्रोसेस करके हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, ठीक है। तो विटामिन डी इस तरीके से होता है,
ऐसे इसलिए बोला जाता है कि सन बाथ लेना इज इम्पोर्टेंट। सन बाथ लेने से हमारी बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। ठीक है, अब आता है इसका डिस्क्रिप्शन। ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स होते हैं, ये मेनली एनिमल्स में मिलते हैं। ठीक है, एक्टिव फॉर्म होती है इनकी, ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कैल्सीफेरॉल, बस ये याद रखना कि ये ग्रुप ऑफ स्टेरॉल्स। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, स्टेरॉल्स। अब इनके फंक्शंस देखते हैं कि विटामिन डी जो है वो उसका क्या हमारी शरीर में क्रिया, कौन सी क्रिया में, किस तरीके के काम में वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज करता है कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। मतलब बोन्स में पर्याप्त कैल्शियम रहे, बोन्स पर्याप्त स्ट्रांग रहे, वो किस वजह से होती है? विटामिन डी की वजह से होती है। ठीक है, मतलब ये एसेंशियल है बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, और जब हमारी बोन्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो हमारी बॉडी का ग्रोथ भी अच्छा होगा। बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट बाय किडनी एंड हेल्प्स इन लोअरिंग ऑफ सीरम फॉस्फेट। बस आप ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सीरम फॉस्फेट, कि ये फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराता है किडनी में। ठीक है, ये इंक्रीज करता है सिट्रेट लेवल्स को ब्लड में, किडनी में, हार्ट में। ये डिक्रीज करता है पीएच लोअर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो एसिड, मतलब हमारे स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच बहुत कम होता है। ठीक है, तो हमारे स्टमक का पीएच इतना कम होता है, फिर स्टमक से आगे जाके इंटेस्टाइन है, तो उसका भी पीएच कुछ ना कुछ कम होगा ना कुछ एसिडिक होगा। तो उस पीएच को रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी डोसेज पे। इन्फेंट और चिल्ड्रन को 400 IU, अडल्ट को 200, प्रेग्नेंट वुमेन को 400। इनकी डेफिशिएंसी की क्या होता है? रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया का क्या मतलब होता है? बॉडी, हमारी बॉडी की जो बोन्स होती है ना, जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो खोखली हो जाती हैं। ठीक है, वो किस वजह से होती हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो इससे क्या पता लगा हमें कि हमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। मतलब पर्याप्त मात्रा में कैसे? कि हमें अपनी बॉडी को जरूर एक्सपोज करना चाहिए, दिन में एक बार तो जरूर एक्सपोज करना चाहिए सनलाइट से, क्योंकि हमारी बॉडी सनलाइट में आते ही अपने आप ही विटामिन डी को खुद ही प्रोसेस कर लेती है। ठीक है, तो इसीलिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है एडीआर, यानी कि इसकी एक्सेस, अगर हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं विटामिन डी को तो उससे क्या होता है? उससे कफ होगा, सटकने में, स्वेलोइंग मतलब जब हम फूड चबाते हैं उसको सटकते हैं, स्वेलो करते हैं, उसमें डिफिकल्टी होती है। डिजीनेस होती है, मतलब हमेशा लेजीनेस सी रहेगी, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, इचिंग, खुजली सी होती रहती है, स्वेलिंग होगी आईज में, स्किन में रैशेस होंगे, मतलब लाल लाल रैशेस पड़ जाएंगे स्किन में। ठीक है, टाइटनेस होगी चेस्ट में, हमेशा चेस्ट में एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील होगा, अजीब सा ऐसा फील होगा कि जैसे कुछ चुभ रहा है। ठीक है, चेस्ट के अंदर। तो वो किस वजह से होता है? अगर हम ज्यादा विटामिन डी हमारी उसमें बॉडी में हमारे विटामिन डी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो इस वजह से क्या होता है? टाइटनेस ऑफ चेस्ट। ठीक है, वीकनेस आती है। अब हमारा लास्ट विटामिन बचा है जो कि है विटामिन के। तो विटामिन डी हमने देखा कि विटामिन डी किस तरीके से, कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें एक बार तो अपनी बॉडी को जरूर एक्सपोज करना चाहिए सनलाइट में। ऐसा बोला भी जाता है कि सुबह
का सूरज जो है इम्पॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा हमारी बॉडी जो प्रोसेस कर रही होती है चीजों को, और उसी टाइम पे विटामिन डी का जो है प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए विटामिन डी जब इम्पोर्टेंट है तो एक बार तो अपनी बॉडी को जरूर हम धूप में रखें। ऐसा नहीं है कि भाई अंदर ही है, एसी में ही रह रहे हैं, कूलर में ही रह रहे हैं, बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बड़े बड़े, जैसे हमारे लॉकडाउन में हो गया। तो जैसे जैसे हमारा काम स्टार्ट हुआ है तो हमें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन हम दोबारा से ट्रैक पे आ गए, दोबारा से उन चीजों पे आ गए, दोबारा से उस दिनचर्या पे आ गए। ऐसे ही आपके लिए भी है। आप फ्यूचर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हो हमारे, ठीक है, तो आपको अपना रूटीन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। थोड़ी दिन का पॉज था, लेकिन लाइफ दोबारा से पटरी पे आ रही है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता पाते रहिए। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट विटामिन के। विटामिन के फैट सोल्यूबल था, वही बताया था मैंने कि जो वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील जो है वो बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील जो है वो जो भी बच गए, यानी कि ए, डी, ई और के, ठीक है। अब विटामिन के भी दो तरीके का होता है, K1 और K2। K1 कहाँ से मिलता है? अल्फा अल्फा। ये एक प्लांट होता है, प्लांट भी कह लो, ग्रास कह लो, घास होती है एक तरीके की, उससे मिलता है विटामिन K1। विटामिन K2 फिश के कोई भी प्रोडक्ट, यानी कि फिश का ऑयल हो गया, फिश का फ्लैश हो गया, कुछ भी, पूरी फिश, अगर कोई पूरी फिश खा रहा है तो उसमें भी विटामिन के की कमी नहीं होती, ठीक है। फिर आता है इसके सोर्सेज पे। अभी अभी मैंने बताया अल्फा अल्फा एक तरीके का वेजिटेबल होता है, प्लांट होता है, ठीक है, ग्रास की तरह होता है, घास की तरह। स्पिनच, पालक सबको पता है, लेकिन किसी को पसंद नहीं है, बट कभी कभी खा लेना चाहिए, आपकी मम्मी खुश हो जाएगी, ठीक है। और मम्मा तो भाई ऐसा रहता है कि माँ तो सबकी ही मतलब कि बच्चों को हमेशा अपनी माँ को खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ खुश है तो उसके बच्चे के साथ सब अच्छा होगा। माँ दुखी है तो फिर मेरे हिसाब से इस दुनिया में कुछ जैसे सही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी अपनी माँ से नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, व्हीट जर्म, कैरेट्स, पोटैटोज, मिल्क, मीट, फिश। यही वही नॉर्मल जो जिसमें सारे विटामिन होते हैं, इसके अंदर ये इन विटामिन में भी विटामिन के जो होता है। कॉलीफ्लावर होगी, मेनली विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, हरी फल और सब्जियों में होता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कार्य, क्रिया। विटामिन के का क्या होता है हमारे शरीर में कार्य? विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन का कैटेलाइजेशन कराता है लिवर में। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? जब हमारा ब्लड क्लॉट होता है ना, उस क्लॉट के लिए जो पहली चीज बनती है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के बाद थ्रोम्बोसाइटस, फिर फाइबर्स और सारी चीजें बनेंगी, और आखिर में जाके क्लॉट बन पाता है। वो क्लॉट पहुंच पाता है स्किन के सरफेस पे, लेकिन जो पहली चीज बनती है उस क्लॉट को बनाने के लिए वो होती है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये रिड्यूस करता है प्रोथ्रोम्बिन का टाइम, मतलब जल्दी बनवा देगा। अगर आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो आपका प्रोथ्रोम्बिन सही टाइम पे और जल्दी बनेगा, ठीक है, लेट नहीं बनेगा। किसी किसी का ब्लड जो है ना लेट क्लॉट होता है, वो इसी वजह से होता है कि उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी है। ये रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स, वही मैंने आपको बताया क्लॉटिंग के बारे में। ये इन्वॉल्व करता है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मेनली विटामिन के का काम ब्लड क्लॉटिंग का ही है। ऐसे ही विटामिन ए का काम आईज के लिए था, ऐसे ही विटामिन डी का काम बोन्स के लिए था, ऐसे ही विटामिन सी का काम इम्यून सिस्टम के लिए था। तो हर विटामिन किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। और ये एक्ट करता है एज ए फैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलेज। मैं आपको आगे अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो पढ़ेंगे, बाकी इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारा फैट जो है बॉडी में जमा ना हो, एब्जॉर्ब हो जाए, यूज हो जाए। वो किस वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी की कमी के कारण क्या होगा? कमी के कारण प्रोथ्रोम्बिन कम बनेगा, तो मतलब
हमारा ब्लड जो है वो लेट क्लॉट होगा। ब्लड लेट क्लॉट होगा तो खून ज्यादा टाइम तक बहता रहेगा, खून ज्यादा टाइम तक बहेगा तो खून की कमी होगी, वीकनेस आएगी। तो हमारा क्लॉट को रेगुलेट करने के लिए, उसका टाइम कम करने के लिए कि हमारा क्लॉट जल्दी हो गया तो तुरंत खरोच लगी और तुरंत क्लॉट हो गया, तो वो किस वजह से होता है? विटामिन के पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, ये जो है फैट मेल एब्जॉर्प्शन, फैट का एब्जॉर्प्शन भी कराता है। और इसके ज्यादा करने से क्या होता है? डायबिटीज होती है अगर आपने ज्यादा ले लिया तो विटामिन के। किडनी की डिजीज भी हो सकती है, लिवर की डिजीज भी हो सकती है, रिड्यूस्ड बाइल सेक्रेशन होते हैं। जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो बाइल सेक्रेशंस होते हैं, बाइल जूसेस होते हैं पैनक्रियाज में से जो आते हैं वो करवाते हैं, वो आता है ताकि खाने का ढंग से डाइजेशन हो पाए। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिएगा कि के किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो के मेनली विटामिन के क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा यहाँ पे विटामिन खत्म होते हैं। आई होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजीली आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके बेसिक के साथ समझाई हैं, ताकि आपको ज्यादा रटने की भी जरूरत ना पड़े और आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। दिमाग में अगर वो चीज बैठ जाती है तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होती, तो फिर बस आपको ये एक हिंट ही चाहिए और आप क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं। ठीक है, फिर आपसे वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता उस क्वेश्चन को सही करने से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी आपको सबको लेक्चर पसंद आया होगा। जरूर रिवाइज करिएगा, जरूर एनसीईआरटीज पढ़िएगा, जरूर अपने बेसिक्स क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।